से करना, मेहनत करना, 3 चैप्टर है, ज़्यादा नहीं है। कब होगा सर? तुम लोग को मिला है ना ये चैप्टर कब फिनिश हो रहा है ये वाला? हो जाएगा, इस हफ्ते खत्म हो जाएगा, इस हफ्ते से पहले। हाँ 2 चैप्टर मतलब बायोमॉलिक्यूल्स और जेनेटिक्स में दोनों मेंडल वाला और ये वाला जो भी पढ़ा है बस। पिछले एक चैप्टर हाँ नहीं, बस 3 चैप्टर, तुम 3 चैप्टर में ले आओ। कितने 45 से 45 क्वेश्चन सबका लाना है, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। चलो अब डीएनए रेप्लिकेशन में हमने देखा था, फिर से हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं पुरानी चीज़ें। डीएनए रेप्लिकेशन यानी डीएनए का प्रतिकृतिकरण। क्या होता है डीएनए का प्रतिकृतिकरण? पहली चीज़, डीएनए के प्रतिकृतिकरण में ये नहीं कनेक्ट है कि नहीं कनेक्ट है? कनेक्ट। डीएनए के प्रतिकृतिकरण में पहली चीज हमने क्या देखी थी कि डीएनए अपनी कॉपी बनाता है सेम अपनी तरह। उसके लिए उसके पास क्या क्या चाहिए होता था, कौन कौन से एंजाइम चाहिए होते हैं? जल्दी जल्दी बोलो सब लोग। पहला कौन सा एंजाइम था? हेलिकेज एंजाइम, फिर आरएनए प्राइमेज और टोपोआइसोमरेज और डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए लाइगेज। चलो एक बार फिर से हम लोग हल्का सा देखते हैं क्या हुआ था। सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? एक डीएनए जो है इसकी अनवाइंडिंग होती है। क्या होती है? अनवाइंडिंग होती है। अनवाइंडिंग का मतलब क्या होता है? खोला जाता है, इसको ओपन किया जाता है। जो डबल हेलिकल फॉर्म है उसको अलग अलग किया जाता है। ठीक है, ये किसके मदद से होता है? एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं हम लोग हेलिकेज। ठीक, तो पहला एंजाइम जो यूज आता है जो डीएनए को खोलता है उसको बोलते हैं डीएनए हेलिकेज। ये फिर दूसरा उसके बाद आता है एक और एंजाइम आता है जो तुम लोग को नहीं लिखाए थे, बता दे रहे हैं लेकिन आज फिर, सिंगल स्ट्रैंडेड। एनसीईआरटी में नहीं दिया है मगर याद करना, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा हुआ है। सिंगल स्ट्रैंडेड क्या था, कौन सी प्रोटीन थी? एक मिनट, दिमाग में नहीं आ रहा, अभी बता रहे हैं। फिर क्या? अच्छा, तो जैसे क्या होता है, इसका काम क्या होता है, नाम अभी दिमाग से उतर रहा है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है को मेंटेन करता है। ठीक है, ये सिंगल डीएनए स्ट्रैंड को जो है क्या करता है? मेंटेन करता है। अच्छा, जब सिंगल डीएनए स्ट्रैंड हो जाएगा तो ये भी चांसेस तो रहेगा ना कि वो आपस में ही फिर से दोबारा चिपक जाए। मान लो जैसे ये खुला डीएनए, तो ये भी तो हो सकता है ये आपस में खुद ही चिपक जाए, ये कंडीशन हो सकती है ना। तो उसके लिए एक एंजाइम होता है सिंगल स्ट्रैंडेड, दिमाग में चढ़ ही नहीं रहा है, कोई प्रोटीन होती है, कौन सी प्रोटीन है दिमाग में नहीं आ रहा, अभी बताते हैं। हाँ, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन होती है ना। SSEP बोलते थे शायद। ठीक, तीसरा फिर उसके बाद क्या, कौन सा आइसोमर था? टोपो आइसोमरेज एंजाइम था। ठीक, मतलब इसका काम क्या था कि जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म में रहे। क्या हो अपने आप में, फिर अब सिंगल स्ट्रैंड पड़ा हुआ है तो क्या कर सकता है, उसके पास भी तो है कि ए टी के साथ दोबारा, मतलब यहाँ पे ऐसे है, ये सिंगल स्ट्रैंड है, यहाँ पे ए है, ये टी है, ये जी है, ये सी है, ठीक है, यहाँ पे टी है। तो ये नहीं हो सकता कि ये चीज़ मुड़ के आए और ये टी फिर से ए के साथ बना ले, ऐसा तो होने का चांसेस रहेगा ना कि खुला हुआ रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे कुछ प्रोटीन आके इसके ऊपर चिपक जाती हैं ताकि ये हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में ही रहे। ऐसा ना हो कि फिर से क्या कहते हैं बाइंडिंग कर ले, बाइंड करने के बाद। तो क्योंकि ये जो हमारा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड पे काम करता है। डबल स्टैंडर्ड अगर डीएनए रहेगा तो वहाँ पे काम नहीं करेगा। तो उस सिंगल स्ट्रैंड को मेंटेन करने के लिए, ताकि सिंगल स्ट्रैंड रहे, वो सिंगल स्ट्रैंड रहे, इस वजह से ये स्पेसिफिक प्रोटीन आती है वहाँ पे चिपक जाती है ताकि डीएनए का जो स्ट्रैंड है, रज्जुक है, वो कैसा रहे, सिंगल ही रहे, वो आपस में बाइंड ना कर पाए। ठीक, इस वजह से फिर हम लोग ये देखे थे टोपो आइसोमरेज का काम देखे थे। टोपो आइसोमरेज का काम क्या था? सुपर क्वाइलिंग को
खत्म करने के लिए, सुपर क्वाइलिंग को इंड सुपर क्वाइलिंग, ठीक है, इंड सुपर क्वाइलिंग। सुपर क्वाइलिंग समझ रहे हो सब लोग क्या होता है? समझ रहे हो ना? बढ़िया समझ रहे हो, ठीक है। सुपर क्वाइलिंग का मतलब बेसिकली मान लो कोई रस्सी है, रस्सी जो गुथी हुई है तो, या फिर लड़कियों की चोटी देखी है ना, चोटी को अगर खींचेंगे तो अलग करेंगे तो ऊपर की तरफ एक ऊपर की तरफ पफिंग नहीं बनेगी, पफ जिसको बोलते हैं, तो वही पफ, उसी को सुपर क्वाइलिंग बोलते हैं सिंपल भाषा में। और तुम लोग रस्सी को देखो तो दो रस्सी होती है, दो रस्सी को जब इस साइड में करोगे तो ऊपर की तरफ क्या होगा, इसके बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर क्वाइलिंग बोलते हैं, ठीक। तो दोनों जिससे समझ जाए, तो ये क्या करता है, वो सुपर क्वाइलिंग ना बने इसलिए ये एंजाइम आ जाता है, स्पेसिफिक टोपो आइसोमरेज एंजाइम, और सुपर क्वाइलिंग को खत्म कर देता है। डीएनए सिर्फ क्या हो, नॉर्मल फॉर्म में, बिल्कुल इस तरह फॉर्म में हो, ऐसा दिक्कत ना हो कि सुपर क्वाइलिंग हो गई तो कुछ बिल्कुल इस तरह की स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से उसको इंड करने के लिए जो तीसरा एंजाइम होता है टोपो आइसोमरेज एंजाइम होता है। फिर कौन सा एंजाइम आता था? आरएनए प्राइमेज, आरएनए प्राइमेज। इसका काम क्या था याद है? आरएनए प्राइमेज का काम क्या था? ये हाँ, बेसिकली डीएनए नहीं, आरएनए बनाता था, आरएनए प्राइमर बनाता है। ये क्या बनाता है, नाम याद रखना, आरएनए प्राइमर बनाता है। ये नाम याद रखना आरएनए प्राइमर का, बहुत काम आएगा आने वाले फ्यूचर में। तो ये आरएनए प्राइमर बनाता है। बेसिकली आरएनए प्राइमर क्या है? आरएनए का छोटा सा टुकड़ा, क्या है ये? आरएनए का छोटा सा टुकड़ा, पीस, ठीक है, बहुत बढ़िया। आरएनए का छोटा सा टुकड़ा, ये क्या होता है, हमने पहले बताया कि जब डीएनए क्या करता है, रेप्लिकेट करना होता है तो डायरेक्ट डीएनए नहीं बना पाता। जो ये तुम्हारा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है, उसके पास कैपेसिटी नहीं होती है किसी को शुरू करने की, ठीक है। तो स्टार्ट करने का जो रेप्लिकेशन स्टार्ट करना है, उसको स्टार्ट करने की उसके पास कैपेसिटी नहीं होती है। तो उसके लिए वो क्या करता है, इस आरएनए के पहले आरएनए का प्राइमेज आता है, वो थोड़ा सा आरएनए का प्राइमर, छोटा सा आरएनए बना देता है, फिर उसके आगे वो फिर से लगना स्टार्ट हो जाता है। तो वो जब तक आरएनए प्राइमर नहीं रहेगा तब तक वो सही से फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए जो एंजाइम जरूरी होता है वो होता है आरएनए प्राइमेज, ठीक। फिर अगला कौन सा एंजाइम आएगा यहाँ पे? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। देखो क्यों बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, कहीं पढ़ोगे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। एक कंसेप्ट अगर ध्यान में रखोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। पहला कंसेप्ट क्या है? डीएनए डिपेंडेंट, मतलब ये क्या कर रहा है, डीएनए का यूज करके अगर कॉपी बना रहा है तो हम लोग बोलेंगे ये डीएनए डिपेंडेंट है। मतलब कि अगर हम लोग बात करें अनुलेख की, ट्रांसक्रिप्शन की, तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है ना, यहाँ पे डीएनए से डीएनए बन रहा है, तो डीएनए से डीएनए बन रहा है मतलब डीएनए डिपेंडेंट। वहाँ पे डीएनए से आरएनए बन रहा है तो वहाँ पे भी क्या रहेगा, डीएनए डिपेंडेंट ही रहेगा, क्योंकि मेन जो जिससे कॉपी हो रही है वो क्या है, डीएनए है। तो यहाँ पे से डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, मतलब डीएनए का यूज करके ये नया डीएनए का पॉलीमर बना रहा है। नाम से ही समझ में आ रहा है, डीएनए का यूज करके डीएनए का नया पॉलीमर बना रहा है। क्लियरिटी? वहां पे रहेगा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, मतलब डीएनए का उपयोग करके वो आरएनए का पॉलीमर बनाएगा। तो नाम जैसे देखोगे तो समझ में आ जाएगा ना इसका काम क्या है, ठीक। और लास्ट में एक छठा वाला एंजाइम था जो, वो कौन सा था? डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज, इसका काम क्या था? हाँ, जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आते हैं कौन से इंड पे, असतत, जो असतत वाला होता है पोर्शन, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड होता है या असतत रज्जुक होता है, उस पे जो बनता है पॉलीमर डीएनए बनते हैं, वो छोटे छोटे टुकड़े में बनते हैं। उन छोटे छोटे टुकड़ों को हम लोग क्या नाम देते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। क्यों ओकाजाकी फ्रेगमेंट देते हैं? एक साइंटिस्ट है जिन्होंने, ओकाजाकी नाम था, उन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी, इस वजह से उसका नाम ओकाजाकी फ्रेगमेंट रखा गया। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्या होता है? टूटा होता है छोटे छोटे पार्ट्स में, तो उनको जोड़ने का काम कौन करता है? डीएनए लाइगेज। लाइगेज मतलब जो लाइगेज वर्ड है इंग्लिश का है, उसका काम ही होता है लाइगेट, वर्ड कहीं पढ़ा होगा लाइगेट करना, मतलब दो चीज़ों को चिपकाना। तो यहाँ पे डीएनए लाइगेज का काम क्या है? डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को आपस में चिपका के एक बड़ा टुकड़ा बनाता है, ठीक। इसके अलावा ये इतना तो पढ़ाए थे हम लोग, वही चीज़ें रिपीट किए हैं दोबारा। फिर ये तो 6 एंजाइम थे।
उसके अलावा हम लोग ये देखे थे कि किस तरह से डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ का स्टार्ट होना होगा तो उसका कोई ना कोई छोर होगा, ठीक है, कोई ना कोई छोर होगा। तो उस छोर को जो डीएनए के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया होता है, ठीक है, एरिया ने पॉइंट लिख दो, एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है, ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओराई। क्या बोलते हैं? ओराई, ठीक है। क्या बोलेंगे? ओराई यानी ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट। हाँ जी, क्या चीज़? डीएनए, हाँ वो बता दें कि सबके लिए जो ओराई होता है या ओरिजिन पॉइंट होता है हर जीन के लिए अलग अलग होता है। तो वो जहाँ पे पर्टिकुलर कोई जीन स्टार्ट होगा, जैसे मान लो हमने डीएनए का बहुत बड़ा सा डीएनए है, ऐसे डीएनए है बहुत बड़ा सा, ठीक, बहुत बड़ा सा डीएनए है, पर ये पूरा डीएनए तो जीन नहीं होगा ना, इस डीएनए पे ढेर सारे जीन प्रेजेंट होंगे। तो चलो मैंने मान लिया यहाँ से लेके यहाँ तक जीन है, एक ऐसे ही, ठीक, हाइपोथेटिकल। तो हमको पता है कि जो डीएनए है उसके किसी एक पॉइंट से, जिसको हम लोग बोलेंगे ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन का मतलब समझ रहे हो ना, जहाँ से प्रारंभ हो रहा है, ठीक, तो उस, हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट, तो उस पॉइंट पे क्या होगा, तुम्हारा ये जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है जाके वहाँ पे अटैच होगा, ठीक है, या फिर हेलिकेज एंजाइम में वहीं पे अटैच होगा। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, हेलिकेज खोजेगा कि हमको कहाँ से स्टार्ट करना है। तो अगर उसको पता नहीं रहे, कोई स्पेसिफिक पॉइंट ना दिया रहा, तो कहीं से करने लगेगा। तो प्रोटीन कैसी भी बन सकती है ना, गड़बड़ सड़बड़ कैसी प्रोटीन बन जाएगी। तो हमें तो डीएनए बनाना है, अभी तो डीएनए बना रहा है। जो डीएनए बनेगा वो गड़बड़ बन जाएगा ना, कि मुझे इस, मान लो इंसुलिन प्रोटीन है, ठीक, इंसुलिन प्रोटीन के लिए जो कोड है वो किसी डीएनए में लिखा हुआ है, उसी को हम लोग क्या कर रहे थे, रेप्लिकेट कर रहे थे। अगर मान लो ये इस प्रोटीन के लिए जो स्पेसिफिक जीन होगा, एक स्पेसिफिक जीन होगा, उस जीन यहाँ से यहाँ तक होगा, लेकिन अगर यहाँ से काउंट करने लगे वो, तो क्या हो जाएगा, ये जीन का जो डीएनए है वो बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर जो प्रोडक्ट बनेगा, इंसुलिन बनेगा, वो इंसुलिन की जगह पे कोई और प्रोटीन वहाँ पे बन जाएगा, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ना। इसलिए एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है जहाँ पे तुम्हारा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जाके चिपकता है, या हेलिकेज एंजाइम जाके चिपकता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओराई बोलते हैं। याद रखना, क्या बोलते हैं, ओराई बोलते हैं। ओराई मतलब ओरिजिन पॉइंट से मतलब है, इसको शॉर्ट फॉर्म में ओराई लिखते हैं। तो हर डीएनए का अपना अलग अलग, हर स्पेसिफिक जीन का ओराई अलग अलग जगह हो सकता है। कुछ ऐसे भी जीनोम है जिसमें मोर देन वन ओराई पाए जाते हैं, एक से ज़्यादा ओरिजिन पॉइंट मिलते हैं। पर अभी हम लोग को पर्टिकुलर सिंपल समझना है। तो एक ओराई होगा जहाँ पे आके तुम्हारा ये चिपक जाएगा, कौन, हेलिकेज सबसे पहले आएगा। हेलिकेज आप वहाँ पे क्या करेगा, बाइंड करेगा, चिपक जाएगा। बाइंड करने के बाद उसको क्या करेगा, डीएनए को अलग करेगा। डीएनए को अलग करेगा तो कुछ ऐसी कंडीशन होगी, अब डीएनए को इसने खोल दिया तो एक वाई शेप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। वाई शेप का स्ट्रक्चर बनेगा ना, जब डीएनए को खोलेगा तो दो डीएनए को अलग किया तो एक वाई शेप का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक। एक को क्या बोलेंगे, ये देखो 3' to 5', और ये हो जाएगा तुम्हारा 3' to 5', ठीक। फिर हम यह बताए हैं कि जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, एकदम नाम इतना आसान सा है कि इससे इसका काम ही पता चल जा रहा है, पॉलीमरेज। ये कैसे काम करता है, 5' to 3' हमेशा काम करता है, ठीक। मतलब ये अपने आप को जोड़ेगा, वो किस डायरेक्शन में जोड़ेगा, 5' से 3' डायरेक्शन में। तो इसका मतलब क्या है, ये 3' है तो इसी के जस्ट पैरेलल बनाएगा, तभी तो 5' वाला बनाएगा। अगर इसके पैरेलल बनाता तो उल्टा हो जाता ना, तब तो 3' वाला हो जाता। तो ये हमेशा कैसे 5' to 3' डायरेक्शन में मूव करता है, मतलब यहाँ से ये मूवमेंट करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हेलिकेज आके इसको खोल दिया होगा, फिर दूसरा काम किया गया, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन आके इस पर चिपक गई होंगी ढेर सारी, ऐसे लाइन से यहाँ पे प्रोटीन चिपकी हुई होंगी। जैसे जैसे खुलता जाएगा वैसे वैसे ये प्रोटीन और आगे चिपकती जाएंगी, और जैसे जैसे यहाँ पर एप्लीकेशन होगा वो ये प्रोटीन हट के या दूसरी जगह पहुँचते जाएंगे। फिर पहला काम हो गया। दूसरा काम, हेलिकेज खोला, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन चिपक गई। तीसरा काम, यहाँ पे आरएनए प्राइमेज आया और एक छोटा सा आरएनए का प्राइमर बना दिया। क्या बना दिया, आरएनए प्राइमर बना दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत, सबको क्लियर हो रहा है ना। आरएनए प्राइमर बन गया, फिर इसके बाद कौन आएगा, भैया आ गए नखड़े वाले,
इनके पास बड़े नखरे हैं। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के नखरे बहुत हैं। पहला काम इनको खुला हुआ चाहिए, सिंगल स्ट्रैंड पे ही काम करेंगे। दूसरा वो भी चिपका नहीं होना चाहिए, दोनों अलग होना चाहिए। ठीक, उसका तुरंत हम पहला बना नहीं पाएंगे, हमको क्या चाहिए, थोड़ा सा मदद भी चाहिए आरएनए प्राइमर का। नखरे देख रहे हो इनके। फिर आइए यहाँ पे आके ये बाइंड करें। ठीक, ये बाइंड कर गए। अब बाइंड करने के बाद ये क्या करेंगे, इसको मूव कराएंगे आगे के डायरेक्शन में। तो ये जो नई चेन बनेगी वो कैसे बनेगी, 5' डायरेक्शन टू 3' डायरेक्शन में। ठीक, इस साइड में याद है, इस साइड में क्या होता है, जैसे जैसे देखो मान लो ऐसे खुला होगा, पहले इतना ही खुला होगा, तो पहले यहाँ से इस डायरेक्शन में बना होगा और यहाँ से इस डायरेक्शन में बना होगा। फिर ये चेन थोड़ी सी और खुली होगी, तो ये वाला तो लाइन से यहाँ तक बना था, ये आगे बढ़ रहा है, पर ये यहाँ से यहाँ तक बन गया था। फिर अगला वाला यहाँ से यहाँ बनेगा। फिर जैसे जैसे चेन खुलेगी और चेन खुली, बड़ी चेन हुई, तो ये तो लाइन से बनता जा रहा है, पर यहाँ एक ये बन चुका है, एक ये बन चुका है, अगला वाला ये यहाँ से बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये वाली उल्टी हो गई। हाँ, ये उल्टी हो गई आपकी चेन। कैसे, 5 से 3 उधर से इधर को बन के आ रहा। हाँ तो यही तो है, ये 5। नीचे की तरफ बनेगा। हाँ तो ठीक है ना, ये 3 डायरेक्शन है, ये भी 3 डायरेक्शन है, तो इसी को ये यहाँ पे जो ये डायरेक्शन का 3 डायरेक्शन होगा ना, तो इसका अपोजिट बनेगा, तो 5 डायरेक्शन से ऐसे बना ना, 5 डायरेक्शन टू 3 डायरेक्शन, यही तो बन रहा है, ऐसे ही तो बनेगा। सबसे पहले ये बना होगा, देखो ये बना है, अभी तो समझ में आ जाएगा तुमको। ये बना, तो ये बन गया तुम्हारा 5 डायरेक्शन से 3 डायरेक्शन की तरफ। तो जो ओरिजिनल स्टैंड है ये किस डायरेक्शन में, 3 डायरेक्शन टू 5 डायरेक्शन में है ना, तो ये वाला 3 डायरेक्शन टू 5 डायरेक्शन में है, तो इस साइड से बनेगा ना, यही मैं बताना चाह रहा हूँ। सही है ना, और यही मैं बता रहा हूँ कि एक कंप्लीट हुआ, फिर ये जब कंप्लीट हुआ तो इतना ही खुला था चेन ना, तो ये इतना कंप्लीट हो गया, ये इतना कंप्लीट हो गया, अपना कंप्लीट हो गया। फिर ये थोड़ा चेन और खुल गया और डीएनए को हमने खोल दिया, बड़ा कर दिया डीएनए को, तो ये तो अपना कंप्लीट हो ही रहा है, मगर ये इधर वाला खाली हुआ था ना, इधर वाला चीज पोर्शन बच गया, तो ये दोबारा यहाँ पे फिर से होगा, फिर और खुलेगा, तो फिर अगले ऊपर के पॉइंट में, तो एक साइड में कंटिन्यूअस बनेगा और दूसरे साइड में डिसकंटिन्यूअस बनेगा। कंटिन्यूअस का मतलब सतत बनेगा और दूसरे साइड में असतत बनेगा। ठीक, तो ये जो कंटिन्यूअस है इसको बोल देते हैं हम लोग कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड या सतत रज्जुक, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड, या फिर हिंदी में बोलते हैं सतत रज्जु। ठीक, ये वाला छोटे छोटे टुकड़े बन रहे हैं, तो इसलिए इनको हम लोग बोल देंगे डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड या फिर असतत रज्जु। ठीक, क्लियर हुआ इतना सबको, कोई डाउट है यहाँ तक, किसी को डाउट है? सर ये वाला किस डायरेक्शन में जाएगा फिर, जब कौन सा, इधर से इधर से क्यों करना है, हम इधर से बना रहे हैं ना, ये इस डायरेक्शन में बना है, ये इस तरह से बन रहा है ना, इसीलिए तो बताया छोटे छोटे इन टुकड़ों में क्यों बन रहा है, क्योंकि इस डायरेक्शन से बन रहा है। ये चीज़ देख के समझ में नहीं आई, आ गई ना। अब ये देखो, ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट हैं, इन फ्रेगमेंट्स का नाम देते हैं हम लोग, कौन सा फ्रेगमेंट, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, टुकड़े। ठीक है, ओकाजाकी टुकड़े, ये ओकाजाकी टुकड़े छोटे छोटे हैं, तो अब क्या करेगा, इनके पास कौन आएगा, डीएनए लाइगेज। ये डीएनए लाइगेज का काम क्या है, छोटे छोटे जो टुकड़े हैं इनको आपस में, हाँ जो छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे, इन टुकड़ों को बोलेंगे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक, तो इन टुकड़ों को फिर क्या करेंगे, बाद में एक और एंजाइम है जो डीएनए लाइगेज बोलते हैं, उस एंजाइम का यूज करके इन छोटे छोटे टुकड़ों को आपस में जोड़ देंगे। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा डीएनए रेप्लिकेशन। जी क्या बोल रहे, नहीं समझ पा रहे। हाँ, ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट है, हाँ हाँ जोड़ देगा, ये तो कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड है, हाँ हाँ बिल्कुल उसकी तरह हो जाएगा, मतलब एकदम सेम नहीं होगा, सेम कैसे हो जाएगा। अब ये बताओ, ये वाला जो फ्रेगमेंट बनेगा वो बिल्कुल इसकी तरह होगा, और ये वाला जो फ्रेगमेंट बनेगा बिल्कुल इसकी तरह होगा ना, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है ये एक दूसरे के।
जो ये वाले फ्रेगमेंट बनेगा वो किसकी तरह होगा, बिल्कुल इसकी तरह होगा ना। अरे भाई ATGC ऐसे कुछ लिखा होगा इस पे, तो ये वाला जो होगा वो कैसा होगा, यहाँ पे A की जगह TACG ऐसी कंडीशन होगी। अब इसकी कॉपी बनाए, हम इसको मिटा दिए, इसकी कॉपी बनाए, तो इसकी कॉपी क्या होगी, बिल्कुल वही होगी ना, TACG। ये किसकी तरह है, ये वाले की तरह ही है ना, TACG, ये बिल्कुल इसी की तरह है ना, ये दोनों, ये वाला और ये वाला सेम बन रहा है ना, इसी तरह ये वाला और ये वाला सेम बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा DNA रेप्लिकेशन। इसमें एज सच और कुछ नहीं है, मैंने थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ही बताया है, NCERT में तो कुछ नहीं दिया है, बस 2 टर्म में खत्म कर दिया है। कुछ कोई पॉइंट छूट तो नहीं रहा है इसमें, फोटो नहीं है क्या इसकी, एक यही फोटो दिया NCERT में, ये दिया है, इसको सीधा कर देगा, बस यही फोटो दिया है, कोई बात नहीं। इसको जो ये ओपन होता है ना वाई शेप का, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क। ठीक, जो ये ऐसे वाई टाइप का ओपन हुआ है, जो पोर्शन हुआ है, उसको रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। हिंदी में भी इसका एक स्पेसिफिक नाम है, मैं बता दे रहा हूं तुम लोग को। प्रतिकृति द्विशाख। है यार, इंग्लिश में बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। ये वाई शेप का स्ट्रक्चर होता है, जो वाई शेप का जो स्ट्रक्चर है, इसी को रेप्लिकेशन फॉर्क यहाँ पे प्रतिकृति द्विशाख बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का खत्म हो जाता है रेप्लिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं ट्रांसक्रिप्शन पे। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन में हिंदी में बोलते हैं तुम्हारा अनुलेख। ठीक, अनुलेखन या अनुलेख। अब देखो इसमें क्या कर रहे थे हम लोग, DNA से DNA की कॉपी बना रहे थे, मतलब DNA का उपयोग करके DNA बना रहे थे। यहाँ पे अनुलेख में या ट्रांसक्रिप्शन में हम क्या करेंगे, DNA का उपयोग करके RNA बनाएंगे। ठीक, तो RNA पहले कितने प्रकार का होता है ये हम लोग सीख लेते हैं। तो बेसिकली जो हमें पढ़ना है, जो कि हमारा ट्रांसलेशन के प्रक्रिया में भाग लेगा, वो 3 तरह के RNA भाग लेंगे। RNA तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, पर जो हमें पढ़ना है अभी वो 3 तरीके के RNA के बारे में पढ़ना है। पहला RNA जिसको बोलते हैं mRNA। ठीक, mRNA मतलब मैसेंजर RNA। ठीक है, मैसेंजर RNA। मैसेंजर RNA का काम क्या होता है, वो अपने अंदर कोड रखता है। क्या रखता है, कोड रखता है, किसका, जो प्रोटीन बनेगी आगे चल के फ्यूचर में, तो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड का कोड रखता है कि जो अमाइनो एसिड है वो किस तरह श्रृंखलाओं में पंक्तिबद्ध होगी, उस चीज़ का स्पेसिफिक कोड किसके पास होता है, तुम्हारे mRNA के पास होता है, मैसेंजर RNA के पास होता है। ठीक, ये दूसरा होता है rRNA, मतलब राइबोसोमल RNA। क्या बोलते हैं, rRNA या फिर राइबोसोमल RNA। राइबोसोम के बारे में हम सभी लोग पढ़े हैं। राइबोसोम का काम क्या होता था, प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन सिंथेसिस में ये भाग लेता था। तो RNA राइबोसोम जो होता है वो 2 पार्ट में होते थे, उसके 2 सब यूनिट होते थे, याद है ना, एक लार्जर सब यूनिट और एक स्मॉलर सब यूनिट। 2 तरीके के राइबोसोम पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक में और प्रोकैरियोटिक में, दोनों में अलग अलग पाए जाते हैं जी। 70S और 80S। 70S मिलके किससे किससे बनता है, 50S और 30S से। और तुम्हारा 80S किससे मिलता है, 60S और 40S से। तो मतलब ये 2 चीज से मिलकर मतलब जो बड़ा वाला पोर्शन है उसको हम लोग बोलेंगे लार्जर सब यूनिट, और जो छोटा वाला है उसको स्मॉलर सब यूनिट। राइबोसोम 2 से मिला है, एक बड़े वाले से एक छोटे वाले से। जैसे अगर हम लोग बात करें 80S राइबोसोम की, तो 80S किससे मिलता है, 60S प्लस 40S। तो 60S वाला को क्या हो जाएगा, लार्जर सब यूनिट हो जाएगा, और 40S वाला क्या हो जाएगा, स्मॉलर सब यूनिट हो जाएगा। जब बर्गर सब लोगों ने देखा है ना, बर्गर जो भी तुम लोग बोलो, क्या है, बर्गर बोलते हो, हाँ ठीक है, ठीक है। अब जो भी बोलो, बर्गर सबने देखा है ना, तो बर्गर देखा है, उसी तरह राइबोसोम होता है। राइबोसोम किसकी तरह होता है, बिल्कुल बर्गर की तरह होता है। बर्गर में एक ऊपर की तरफ पफ वाला एकदम पार्ट होता है, और नीचे की साइड में प्लेन वाला पार्ट होता है। तो बड़ा जो लार्जर सब यूनिट है वो बड़ा ऊपर वाला बर्गर का पार्ट है, और नीचे वाला छोटे वाला पार्ट की तरह है।
हाँ, ऊपर वाला छोटा होता है। नहीं सर, ये कहाँ से बर्गर खाए हो तुम लोग? तुम लग रहा है बर्गर खा ली हो। मुझे दीवार के दोनों इक्वल लगते हैं। हाँ? राइबोसोम की बात कर रहे ये हैं? सर्दी ऐसी तो होता है। हाँ, अंग्रेजी वाला बड़ा होता है ना। नहीं तो बर्गर की बात हो रही, तुम राइबोसोम पे कहाँ पहुंच गए? मैं तो उसकी बात कर रही हूँ। सर मुझे तो बर्गर के दोनों इक्वल लगते हैं। मैं राइबोसोम की बात कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब इतना बस तुम लोग समझने की ज़्यादा मेहनत नहीं करो, बस इतना समझो कि उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल बर्गर की तरह होता है, इतना समझ जाओ। अब ज़्यादा नहीं सोचना है कि अब उसके दो भाग होते हैं बर्गर के, नीचे वाला पाव, ऊपर वाला पाव। ठीक, दो पाव होते हैं ना उसमें, तो उसके बीच में कुछ कुछ भर दिया जाता है। तो उसी तरह तुम्हारे राइबोसोम होते हैं। तो वो जो एक पाव होता है, मतलब स्मॉल यूनिट होता है, वो ढेर सारे आरएनए से मिला होता है। किससे बना होता है? आरएनए से। छोटे छोटे आरएनए मिलके एक यूनिट बनाते हैं। ऐसे ऊपर वाले को भी एक यूनिट बनाएगा, नीचे वाले को भी मिला के, मतलब ढेर सारे आरएनए ये आपस में ढेर सारे आरएनए मिलके बनाएंगे क्या? लार्जर सब यूनिट, और कुछ और आरएनए मिलके बनाएंगे स्मॉलर सब यूनिट। जी हाँ हाँ, बीच में तुम्हारा mRNA पड़ेगा, अभी दिखा बनेगा, उस पर बर्गर बनाएंगे हम लोग, टेंशन मत लो। बस खाने को नहीं मिलेगा क्योंकि बोर्ड पे बनेगा। ठीक, और तीसरा है tRNA। हमने पहला कौन सा बोला? mRNA, दूसरा बोला rRNA, और तीसरा बोला tRNA। tRNA का मतलब होता है ट्रांसफर RNA। ठीक, इसका काम क्या है? ट्रांसफर करना। अब क्या होता है? साइटोप्लाज्म सुना है सबने? हाँ हाँ, क्या? जीव द्रव्य बोलते हैं ना हिंदी में, सुना है ना? साइटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। हाँ, तो जीव द्रव्य तुम सुन लो फिर से। तो उसमें क्या होता है? अब देखो, तुम्हारा जो प्रोसेस होता है रेप्लिकेशन का, वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, केंद्रक के अंदर होता है। ठीक, रेप्लिकेशन के बाद दूसरा प्रोसेस जो होता है ट्रांसक्रिप्शन, वो भी न्यूक्लियस यानी केंद्रक के अंदर ही होता है। पर जैसे रेप्लिकेशन कंप्लीट होता है, mRNA, tRNA और rRNA निकल जाते हैं, न्यूक्लियस से निकल जाते हैं। अलग अलग तो पहले ही रहते हैं, बस ये न्यूक्लियस में न्यूक्लियर पोर होते हैं ना, छोटे छोटे छेद होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, उस छेद के थ्रू ये आरएनए बाहर आ जाते हैं, साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं, जीव द्रव्य के अंदर आ जाते हैं। फिर वहाँ पे तुम्हारा प्रोसेस होता है ट्रांसलेशन का। ट्रांसलेशन मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं ट्रांसलेशन को? नहीं, स्थानांतरण नहीं बोलते। ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसलेशन को पढ़ा तो भूल गया मैं यार, अनुवादन बोलते हैं। नहीं, पक्का? नहीं यार, मुझे लग रहा है कुछ और होता है। हाँ सही है, स्थानांतरण ही होता है। ठीक है, ट्रांसलेशन यानी स्थानांतरण। सही है, तुम सही बोले थे। ठीक है, नहीं हिंदी में तुम सही हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्थानांतरण होता है, जो स्थानांतरण यानी ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है, वो न्यूक्लियस के बाहर कहाँ पे होता है? तुम्हारे जीव द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। तो साइटोप्लाज्म में ढेर सारे अमाइनो एसिड घूमते रहते हैं। कौन घूमता रहता है? अमाइनो अम्ल या अमाइनो एसिड घूमते रहते हैं। तो जो tRNA होता है, उसका काम क्या होता है कि जो कोड पढ़ेंगे, mRNA पे कुछ कोड लिखा होगा, उस कोड को हम पढ़ के जाएंगे। अच्छा, उस पर लिखा है मेथ्योनिन का कोड, मतलब एक कोई अमाइनो एसिड का नाम कोई भी ले लो, सिस्टीन ले लो, कोई अमाइनो एसिड उसका कोड लिखा है, तो उसको पता पढ़ लिया इस पर mRNA के ऊपर, और वो फिर घूमेगा साइटोप्लाज्म में, जहाँ उसको मेथ्योनिन मिलेगी, उसको पकड़ के लाएगा और इस चेन के अंदर डाल देगा। तो ट्रांसफर RNA का बेसिकली काम क्या हुआ कि जो भी अमाइनो एसिड है साइटोप्लाज्म में, उसको पकड़ के लाएगा और इस जो तुम्हारी प्रोटीन की चेन बन रही है उसमें ऐड करता जाएगा। हाँ, वीडियो में था ना। तो और भी वीडियोस तुम लोग को भेजेंगे जो 3D वाले हैं, काफ़ी वीडियोस है, तो वो उसमें क्लैरिटी ज़्यादा हो जाती है। तो जितना तो समझ में आ गया ना कि तीनों RNA का काम क्या होता है। 3 RNA कौन कौन से RNA बनेंगे? पहला RNA mRNA यानी मैसेंजर RNA, दूसरा rRNA यानी राइबोसोमल RNA, और लास्ट tRNA यानी ट्रांसफर RNA। ठीक,
ट्रांसक्रिप्शन यानी अनुलेख। इसमें क्या होता है, पहली चीज इसके लिए जो मेन एंजाइम होता है, नाम याद रखना उसका, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, नाम से कुछ समझ में आ रहा है? मतलब कि ये डीएनए की कॉपी करेगा और क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा। ठीक है, आरएनए का पॉलीमर बनाएगा। सिंपल सी है, डीएनए की कॉपी करके आरएनए का पॉलीमर बनाएगा। इसके नखड़े नहीं होते हैं। ठीक है, ये अच्छी वाली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होता है, वो वाला बदमाश वाली थी, वो परेशान करके रख दी थी, सिंगल स्टैंड पे नहीं बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये चाहिए वो चाहिए। इसको कोई नखड़ा नहीं है, सिंपल है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, सारा काम मैं खुद कर लूंगी। ठीक, ये अच्छी वाली है ना, सारा काम मैं खुद कर लूंगी। अच्छा वाला है, अच्छी वाली है जो भी है। ऐसा क्या पढ़ा रहे हैं कि सुनना है? कहाँ रहे थे तुम? भूख लग रही थी, गजब स्थिति है। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, इसके कोई नखड़े नहीं होते हैं। मतलब कि सिंपल सी चीज है पहले कि इसको अनवाइंडिंग करने की जरूरत नहीं है, नो अनवाइंडिंग। उसका क्या था, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो था, उसके क्या नखड़े थे? पहले नखड़े थे कि भैया पहले डीएनए को खोलो तो अब मैं काम करूंगी। ये कहा नहीं, डबल स्टैंडर्ड के फॉर्म में ही मैं काम करना स्टार्ट कर दूंगी, मुझे कोई समस्या नहीं है। तो पहला चीज है कि कोई अनवाइंडिंग की जरूरत नहीं होती है, डीएनए को खोलने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे बनाएंगे भैया, इतनी तेज कहाँ जाना है तुम्हें? चार्टेड वार्टेड बुक कराए हो क्या कहीं? ठीक, पहला अनवाइंडिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, नो अनवाइंडिंग। फिर वहां पे हम लोग क्या देख रहे थे, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन चाहिए था। यहाँ पे नहीं चाहिए, नहीं जरूरत है। अब डबल स्टैंडर्ड ही है तो कोई जरूरत ही नहीं है। वहां पे चाहिए था हेलिकेज, यहाँ पे चाहिए नहीं चाहिए भाई, हमको खोलना ही नहीं है, हमको कुछ दिक्कत ही नहीं है। वहां पे चाहिए था टोपो आइसोमरेज, कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे। देखो कितना सीधा है लड़का है बेचारा। यहाँ पे इसको ये भी नहीं चाहिए, मतलब सिस्टम ही नहीं है कोई। इसको में सिर्फ दो प्रॉब्लम है इसके साथ। पहला प्रॉब्लम ये है कि जब भी ये इसको स्टार्ट करना है रेप्लिकेशन, रिप्लिकेशन नहीं, ट्रांसक्रिप्शन, तो इसको एंट्री नहीं मिल पाती, ये अपने आप रास्ता नहीं खोज पाती है। इसके पास मोबाइल नहीं है, जीपीएस नहीं है, तो इसको अंदर घुसाने के लिए दरवाजा जो चाहिए, उसके लिए एक स्पेसिफिक बंदा होता है जिसका नाम है सिग्मा फैक्टर। और जब ये काम खत्म हो जाता है तो फिर जब क्या कहते हैं ब्रेकअप करना होता है, तो उस समय भी दोनों मिलकर ब्रेकअप नहीं कराते, इसको लिए फिर से बाहर से कोई चाहिए जो ब्रेकअप कराए। तो वो कौन होता है? रो फैक्टर। कौन होता है? रो फैक्टर। ब्रेकअप होता है तो सिंपल सा रोएगा इंसान, तो उस समय कौन आएगा? रो फैक्टर आएगा। और दूसरा वाला जो आता है उसको स्टार्टिंग जो कराएगा उसको क्या बोलेंगे? सिग्मा फैक्टर। जी अरे बताए तो, सबसे पहले पैचअप कराने के लिए सिग्मा फैक्टर की जरूरत पड़ती है। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं, सॉरी पीलीभीत में हैं। एंट्री हो गई तो सिग्मा फैक्टर एंट्री की, सिग्मा देख के लग रहा है ना कुछ इंटरेस्टिंग होगा। और जैसे जब ब्रेकअप करना है तो रो फैक्टर, अब कहानी में दर्द भरा है, हाँ तो रोना गाना स्टार्ट हो जाएगा। तो दो चीजें इनको चाहिए, एंट्री के लिए कोई चाहिए और एग्जिट के लिए कोई चाहिए। बाकी काम के लिए ये सेल्फ डिपेंडेंट है, इनको कोई मतलब नहीं है। क्या? आत्मनिर्भर हैं, आत्मनिर्भर, इनको कोई समस्या नहीं है, अपना काम पूरा करेंगे। इन समय में बड़ा नखड़ा था, पहले ओरिजिन पॉइंट खोजना, ये सब मत लिखना, ये सब बस समझाने के लिए कि बस हमको दो, अभी ये चीज़ हम बताएंगे कैसे क्या होता है। ठीक है, तो एक बेसिक तुम लोग के दिमाग में बस रख रहे हैं कि ऐसी कंडीशंस होती हैं। अब देखो जो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन में क्या बनता है? डीएनए से आरएनए बनता है। नहीं, कुछ की जरूरत ही नहीं, टूटेगा ही नहीं ना, यहाँ पे टूटना ही नहीं है, यहाँ पे समस्या नहीं है, वहाँ पे बड़ी समस्या आती है। मतलब नखड़ा, वैसा बॉयफ्रेंड था जो खाली नौटंकी करता था, ऐसा कपल था जो दोनों लड़ते भिड़ते रहते थे, तो इसी चक्कर में टूटता था, फूटता था। बहुत सारे सामान चाहिए होते थे समझाने के लिए, रिलेशनशिप के बीच में भी 10 लोग आते थे समझाते थे।
कि ऐसे करना है, ऐसे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस इंटीरियर एग्जिट में दिक्कत है, बाकी प्रोसेस एकदम नॉर्मल चलेगा यहाँ पे। ठीक, अब देखो अगर हम लोग देखते हैं कोई डीएनए का स्ट्रक्चर, नॉर्मल डीएनए का स्ट्रक्चर, ये डीएनए है, क्या बना दिए हाँ, अरे कोई दिक्कत नहीं है, डीएनए दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है ना डीएनए है। अब देखो डीएनए में क्या होता है कि ये मान लो यहाँ से है, तो ये क्या है, ये पूरा डीएनए एक स्ट्रैंड है, मान लो ये 3 डैश इंड, ये 5 डैश इंड, इधर ये वाला कहाँ गया, ये पर ये हो गया तुम्हारा 5 डैश और ये हो जाएगा 3 डैश। ठीक, यही कंडीशन है। तो अब देखो क्या होता है कि यहाँ पे ये कंफर्म नहीं होता है कि कौन सा स्ट्रैंड तुम्हारा काम करेगा, किसका रेप्लिकेशन होगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरफ काम कौन करेगा। वहाँ पे हम लोग देख रहे थे दोनों टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम कर रहे थे ना, यहाँ पे अभी ये कंफर्म नहीं है। यहाँ पे कभी कभी ये ऊपर वाला काम करता है टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह, कभी कभी नीचे वाला करने लगता है, ये वाला। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं है, इसमें क्या है कि कोई भी पोर्शन काम करने लगेगा, ऐसा फिक्स नहीं है। वहाँ पे क्या दोनों करते थे, यहाँ पे आपस में मिल बांट लेंगे, थोड़ी जगह तुम कर लेना, थोड़ी जगह तुम कर लेंगे। चलिए डीएनए में ये पर्टिकुलर जीन है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक जीन हो गई मान लो, जीन नंबर 1। फिर ये डीएनए अलग है, चलो इधर कर देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जीन नंबर 2। ऐसे ढेर सारे जीन होंगे। हमने बताया ना एक क्रोमोसोम पे कितने जीन होते हैं अप्रॉक्स, याद है? अरे वो बेस पेयर था, मैं जीन की बात कर रहा हूँ। बेस पेयर और जीन में डिफरेंस है, पता है कि नहीं? तो जीन किसको बोलेंगे? जीन बताओ क्या होता है, जीन से क्या आपका तात्पर्य है, जीन से क्या मतलब है आपको? जीन को डिफाइन अगर करना चाहे तो कैसे करेंगे? हाँ, किसकी संरचनात्मक इकाई है? वंशागति की संरचनात्मक इकाई है, ठीक है। अगर और सिंपल फॉर्म में समझने के जीन को समझे तो जीन वो स्ट्रक्चर है जिससे एक कंप्लीट एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। सिंपल ऐसा सोच सकते हैं ना, तभी तो वो वंशागति को बनाएगा, आगे चल के वो तो प्रोसेस का लंबा पार्ट है। पर अगर हम सिंपल सोचे जीन, जीन क्या है? जीन डीएनए का वो पोर्शन है, वो भाग है जो क्या करेगा, एक कंप्लीट आरएनए बनाएगा। ठीक, हाँ, एमआरएनए बेसिकली एक कंप्लीट एमआरएनए बनाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीन है। ठीक, तो मतलब सिंपल सा, ये अगर एक जीन होगा तो ये एक एमआरएनए बनाएगा, ये एमआरएनए कोड होके एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाएगी, और यही प्रोटीन क्या करेगी? फ्यूचर में तुम्हारे कैरेक्टर यानी लक्षण को शो करेगी। कैरेक्टर या लक्षण का प्रतिपादन करेगी। इतना क्लियर है? तो हम इसको ये बोल सकते हैं ना कि जीन क्या है? जीन वो डीएनए का वो छोटा सा टुकड़ा है जो एक कंप्लीट एमआरएनए का फॉर्मेशन कर रहा है, उसको जीन बोल रहे हैं। सिंपल भाषा में जो उसने बोला कि इट इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, हेरिडिटी का यूनिट होता है बेसिकली, ये भी बोल सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन ये वाला कंसेप्ट, अभी के लिए ये वाला कंसेप्ट समझो कि एमआरएनए क्या है, जीन क्या है? जो एक कंप्लीट एमआरएनए बना रहा है, वही जीन हो गया। वही जीन एक कंप्लीट प्रोटीन बनाएगा, उसी की वजह से कैरेक्टर तुम्हारे लक्षण का प्रतिपादन होगा। ठीक, ये कंडीशन हो रही थी। ऐसे ढेर सारे जीन है इसमें। ठीक, अब क्या होगा कि अगर हम लोग इसको थोड़ा सा ओपन करके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें, ये तो बंद ही रहेगा, इसमें कुछ करना नहीं है। तो हाँ ठीक ठीक कर लो, ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी इसमें। नहीं कर लेने दो सबको। हाँ, एक क्रोमोसोम में देखो वेरी करता है, क्रोमोसोम कितना बड़ा है उस पर डिपेंड करता है कि कितना क्रोमोसोम तो छोटा बड़ा होता ही है। तुम कैरियोटाइप देखो या कैरियोग्राम का फोटो खींच के देखो, ह्यूमन का कैरियोटाइप देखना आ जाके, तो उसमें क्या होता है, उसको बेसिक क्यों कैरियोटाइप कैसे करते हैं हम लोग, उसके क्या कहते हैं साइज के बेसिस पे तो अरेंज करते हैं। नहीं पढ़ा ये सब चीज़ें, इसमें दी भी नहीं है एनसीईआरटी में, इसलिए मैं छूट गया। चलो मैं बता दूंगा तुमको। तो कितने जीन होंगे सर? कितने जीन होंगे?
डिपेंड करेगा ना, एक क्रोमोसोम पे कितने जीन है, वो अलग अलग क्रोमोसोम पे तुमको बताए थे कितना 3000 जीन के करीब में जीन होता है, किसी पे उससे भी ज़्यादा होता है, 4000 होता है, 8000 होता है, नंबर ऑफ जीन्स वेरी करते हैं क्रोमोसोम पे। बेस पेयर तो लगभग सर बेस पेयर तो फिक्स रहेगा, ह्यूमन जीन है तो कितना बेस पेयर रहेगा 3.3 × 10⁻⁻। ना सर कितने में उस पॉइंट से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक नहीं अच्छा ये ऐसे, हाँ ये तो फिक्स रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने होंगे 10 होंगे, 10 होंगे। देखो तो मैं जीन का साइज ऐसे बता दिया हूँ, जीन का साइज इतना छोटा नहीं होता है, बड़ा होता है। मिटा दें, हम समझने के लिए खोल रहे हैं, ऐसा खुलता नहीं है ये, बट हम लोग अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको ओपन कर रहे हैं। ठीक, ठीक है। अब देखो इसके 3 यूनिट होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कराने के लिए बेसिकली 3 यूनिट की जरूरत होती है। पहले को हम लोग बोलते हैं प्रमोटर या उन्नायक, प्रमोटर या उन्नायक। लास्ट में जो होता है इसको बोलते हैं समापक या फिर टर्मिनेटर बोलते हैं ना। ठीक, और बीच वाला जो होता है इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल जीन। हिंदी में बोलेंगे संरचनात्मक जीन। ठीक है, इतना पोर्शन होता है। एक अगर हम कंप्लीट वाले, अगर एक ये पर्टिकुलर जीन है, ये पूरा कंप्लीट अगर एक जीन है तो एक जीन के 3 पोर्शन होंगे। सबसे पहले वाले को हम लोग बोलेंगे प्रमोटर, दूसरे के बीच में जो होगा उसको बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीन, और लास्ट में टर्मिनेटर जीन या फिर समापक। ठीक, ये जो बीच वाला होता है मेन यही पोर्शन तुम्हारा mRNA को कोड करता है। ये वाला पोर्शन mRNA को कोड करता है। अगर ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, यही पर्टिकुलर क्या करेगा? mRNA को कोड करेगा। ये दोनों सिर्फ हेल्प करते हैं। इस प्रमोटर के अंदर भी एक पोर्शन होता है जिसको बोलते हैं टाटा बॉक्स। क्या बोलते हैं? टाटा बॉक्स। क्योंकि इसकी कोडिंग जो बता रहे, परेशान मत हो, इसकी जो कोडिंग होती है TAT, ये इसके अंदर होता है। ठीक है, हाँ, इसी की वजह से इसका नाम टाटा बॉक्स है। TAT, ठीक, TAT होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं टाटा बॉक्स। टाटा बॉक्स का काम क्या होता है? सिग्मा को इसके अंदर इंटर कराना बेसिकली। चलो अभी हम लोग उस पर आएंगे। पहले ये स्ट्रक्चर समझे। 3 स्ट्रक्चर होते हैं। पहला होता है प्रमोटर, दूसरा होता है स्ट्रक्चरल जीन, तीसरा होता है टर्मिनेटर जीन। स्ट्रक्चर को बोलते हैं संरचनात्मक जीन, प्रमोटर को बोलते हैं हम लोग उन्नायक, और इसको बोलते हैं समापक। ठीक, ये नाम याद रहेगा ना। पहले नाम याद रहेगा, पूछा जाएगा कि क्या कहते हैं तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन। बस पहले याद कर रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन के 3 यूनिट होते हैं। कौन कौन से? ये 3 यूनिट। पहला प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर जीन, 3 ही होते हैं मेन। इस प्रमोटर के अंदर एक बॉक्स होता है जिसको हम बोलते हैं टाटा बॉक्स। ठीक है, प्रिवनो बॉक्स भी नहीं जान, बस टाटा बॉक्स से याद रखो। टाटा बॉक्स बोलते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे।
इतना चीज टाटा बॉक्स याद भी नहीं रहे तो भी काम चल जाएगा, बाकी ये 3 तो एकदम मैंडेटरी है। टाटा बॉक्स एनसीईआरटी में नहीं है तो इसलिए ऊपर डीएनए में होते हैं या डीएनए में इस वाले? ओपन नहीं हो रही है इसी फॉर्म में। हमने बोला ना इस फॉर्म में इसी में रहते हैं, वे द्विकुंडल फॉर्म में ही रहेंगे। हम बस अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको खोल रख रहे हैं। असली में तो ये क्या होगा, वैसे ही क्लोज स्ट्रक्चर का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म में ही रहेगा, खुलना नहीं है इसको। नहीं, ये हर जीन के लिए, एक पर्टिकुलर जीन के लिए एक प्रमोटर होगा, एक टर्मिनेटर होगा। और अलग अलग मान लो ढेर सारे जीन है तो ढेर सारे प्रमोटर और ढेर सारे टर्मिनेटर होंगे। हाँ हाँ जी, स्ट्रक्चरल जीन से ही एमआरएनए बनता है। एमआरएनए मेन जो है स्ट्रक्चरल जीन से बनेगा। ये दोनों सिर्फ हेल्प करेंगे एमआरएनए बनाने में, मतलब प्रोसेस को शुरू करने में ये लोग हेल्प करेंगे। किसका अभी कर रहे हैं कोड? भाई इतनी तेजी क्यों है तुम लोगों को? अरे इसमें मजा आएगा, नया पढ़े हैं ना कि सर हो सकता है कंफ्यूज हो गए हैं, इसीलिए पूछ रहे हो। कोडिंग और नॉन कोडिंग में परेशान है। चलो मान लो ये डिपेंड करेगा कौन सा जो है जीन बनाएगा, एमआरएनए किसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। अब ये क्वेश्चन है ना, ये तो एक स्ट्रैंड ये है, एक स्ट्रैंड ये है, तो एमआरएनए किसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। ठीक, तो याद रखना ये मान लो 3 डैश है, ये 5 डैश है। ठीक, तो ये वाला इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। एक उल्टा कर दिए, हाँ सही तो बना है। ये 5 डैश और ये 3 डैश। ठीक, तो जहां पे 3 डैश लगा है प्रमोटर उससे जस्ट पहले लगा होगा। मतलब अगर ये इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बन रही है तो उसके 3 डैश के साइड में प्रमोटर लगा होगा और 5 डैश के साइड में टर्मिनेटर लगा होगा। मतलब कि अगर हमको पता चल जाएगा ये प्रमोटर यहाँ लगा है तो हमको पहचानना ये 3 डैश 5 डैश, ये 3 डैश 5 डैश। ठीक, तो हमको ये देखना है कि प्रमोटर किस साइड में लगा है। जब 3 डैश वाले साइड में, इसके 3 डैश वाले साइड में लगा है ना, तो हमको पता चल जाएगा जो हमारा एमआरएनए बनेगा वो इसी का कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। समझ में आया कि नहीं बात? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब संपूरक बोलते हैं हिंदी में। संपूरक मतलब जैसे मान लो यहाँ पे ए टी जी सी टी ए जो भी है, तो ये तो मैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो होगा ये जो बनेगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा ना। तो ए की जगह पे क्या आएगा, यू आ जाएगा, टी की जगह पे ए आ जाएगा, सी की जगह पे जी आ जाएगा, जी के ए और एक यू, ऐसे ही होगा ना। तो ये इसी का कॉम्प्लीमेंट्री बनना है ना, तो हम लोग बोल देंगे नीचे वाले में 3 इधर है। हाँ। तो नहीं, उससे नहीं मतलब है। हम क्या बोले, हमको जैसे ये 2 दिया है, तुम लोग फिर से ध्यान से समझो, इतना दिया है हमें। ठीक है, अब हमें पता है 3 डैश टू 5 डैश ये है, ये 5 डैश टू 3 डैश है। तुम्हें नहीं पता ना ये प्रमोटर है ये टर्मिनेटर है, मालूम तो है नहीं। तो हमको पता चल जाएगा कि अगर ये प्रमोटर हमने पता किया कि ये प्रमोटर है। ठीक, तो हम देखो ये पता करना है कि ये वाला जीन का कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा या ये वाले जीन का कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। तो जिधर 3 होगा वही जीन का कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। प्रमोटर जिसके 3 डैश इंड पे होगा और टर्मिनेटर जिसके 5 डैश इंड पे होगा, वही क्या बनेगा, उसी का कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? सबको समझ में आ गया? नहीं आया? कहाँ? मैं ये कह रहा हूँ फिर से सुनो, 2 मिनट दो, सुनो। ये सिस्टम बनाया है, एक प्रमोटर है, एक स्ट्रक्चरल जीन है और एक टर्मिनेटर जीन है। तो प्रमोटर से ऐसे याद करेंगे, जहाँ पे प्रमोटर है, ठीक, प्रमोटर जहाँ पे है हम देखेंगे प्रमोटर किसके तरफ है, मतलब प्रमोटर का 3 डैश वाला भाग किसके तरफ है। तो हाँ, 3 डैश वाला भाग प्रमोटर जो है किसके 3 डैश वाले पार्ट के पास है, इसके 3 डैश वाले पार्ट के पास है या इसके 3 डैश वाले पार्ट के पास है। तो प्रमोटर किसके पास है, ऊपर वाले के ना। तो ये मतलब समझ गए कि ये वाला जो है ये पर्टिकुलर है, इसी का कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। मतलब इसमें ATGC दिया रहेगा तो इसी का जो डुप्लीकेट वाला बनेगा, मतलब ए की जगह पे यू रख देंगे, टी की जगह पे ए रख देंगे, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री यानी संपूरक पार्ट इसका बनेगा। ठीक, ये क्लियर हुआ? इसको हम लोग बोलेंगे, लेकिन नाम में कंफ्यूज होने के लिए नाम दिया है, इसको बोलेंगे नॉन कोडिंग। क्या बोलेंगे? नॉन कोडिंग। और इसके जस्ट अपोजिट वाले को बोलेंगे कोडिंग। हाँ बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे? कोडिंग बोलेंगे। इसको हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड भी बोलते हैं, टेम्पलेट रज्जू। स्ट्रैंड या रज्जू।
मतलब टेम्पलेट स्ट्रैंड, क्यों टेम्पलेट स्ट्रैंड बोल रहे हैं? क्योंकि इसी की कॉपी बन रही, कॉम्प्लीमेंट्री इसी से बन रहा है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। लेकिन इसको हम लोग नॉन कोडिंग बोलेंगे। कंफ्यूजन हो रहा है ना, इसी से तो कोडिंग हो रही है पर नाम इसका क्या है? नॉन कोडिंग है। क्यों उल्टा है? इसका रीजन अब तुम लोग बता सकते हो क्यों उल्टा है? क्योंकि सर इसका उल्टा बनेगा ना। एकदम इसकी कॉपी बनेगी ना, जो नया वाला बनेगा एकदम इसी की तरह बनेगी ना, बस टी की जगह यू रहेगा, बाकी सेम इसी की तरह बनेगा ना, है ना, इसीलिए इसको हम लोग कोडिंग बोलते हैं। अच्छा, बता रहे हैं, अभी तुमसे एक्सप्लेन करा रहे हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो क्या होता है। पॉलीमरेज, यहाँ पे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज आया, ठीक। इसको हम लोग इस तरह बना देते हैं आर, कोई दिक्कत? ऐसे बना दिया हमने। अब इसको जाना, इसके अंदर घुसना है, प्रमोटर इसने पहचान लिया, प्रमोटर के अंदर जाना है पर जा नहीं पा रहा है। समस्या है ना, नहीं जा पाता है, रास्ता नहीं है। वही वाले हैं, समझ गए, समझदार हो। रास्ता नहीं है तो रास्ता कौन देगा? स्पेस पर आएगा सिग्मा, खुश, ठीक है। सिग्मा फैक्टर आया, सिग्मा फैक्टर क्या करेगा? इसको अपने हाथ देगा, आओ मैं तुम्हें पकड़ के ले चलता हूं इसके अंदर। किसके अंदर? टाटा बॉक्स के अंदर। जो ये पोर्शन स्पेसिफिक प्रमोटर के अंदर टाटा बॉक्स वाला पोर्शन है, उसके अंदर सिग्मा उसको पहचानता है और सिग्मा उसके अंदर लेके इसको घुस जाता है। आरएनए डिपेंडेंट डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को, ठीक। ये इसको लेके गया इसके अंदर। अब इसने क्या किया? स्टार्ट कर दिया कोडिंग, यहाँ से कोडिंग स्टार्ट किया, ठीक। यहाँ पे इसने मान लो लिख लो यहाँ पे A T G C A T A कुछ भी, ठीक। अब यहाँ पे आगे तुम्हारा कौन आ गया? यहाँ पे लग गया आर, लग गया ये आर। इसका सिग्मा का काम खत्म, यहाँ सिग्मा ने इसको यहाँ पहुंचाया, उसके बाद सिग्मा से दोस्ती खत्म, भाई सेटिंग हो गई, बस तुमसे क्या मतलब होगा, टाटा बाय बाय, ठीक। अब यहाँ पे ये अपने काम में लग गए भैया। क्या कर रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बना रहे हैं। बनाते गए बन गया, काम खत्म हुआ। काम खत्म हुआ पर निकल नहीं पा रहे हैं, रास्ता नहीं है, रास्ता पता नहीं है, तो कौन आएगा? रो फैक्टर आएगा। ठीक है, इसका नाम क्या है? रो फैक्टर। अब टर्मिनेट यहाँ पे खत्म हुआ, जस्ट टर्मिनेटर से पहले। टर्मिनेटर इसीलिए प्रेजेंट है कि वहीं पे जाके तुम्हारा ये जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन का, वो अनुलेख का प्रोसेस खत्म होगा। टर्मिनेटर पे जैसे पहुंचा, वहीं पे रो फैक्टर मिला रोते हुए। उन्होंने हाथ पकड़ लिया उनका और उनको पकड़ के बाहर ढकेला। कहा भैया टेंशन ना लो, बहुत परेशानी है इस झंझट में। तो इसीलिए इसका क्या नाम है? रो फैक्टर, ठीक। तो इसका क्या नाम है? रो फैक्टर। हाँ, ये बाहर घूमते रहते हैं। जब पता चलता है कि अच्छा मेरा ज़रूरत है, तो वो पहुंच जाएंगे, उनको बाहर कर देंगे। ये साइटोप्लाज्म तुम्हारे न्यूक्लियस में घूमते रहते हैं। क्या चीज़? कौन बाहर निकला? ये तो निकल आरएनए बन रहा है ना भैया बाहर। ये कौन बन रहा है? आरएनए बन रहा है ना। अरे प्रोटीन कैसे बना दोगे जब हम लोग कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन? तो हाँ हाँ, सिग्मा वाला सिर्फ टाटा बॉक्स को पहचानेगा। मतलब बेसिकली टाटा बॉक्स का काम क्या होता है? सिग्मा फैक्टर को रास्ता देता है। ऐसे प्रमोटर में रास्ता नहीं होता है सिग्मा फैक्टर के लिए। बस प्रमोटर के अंदर जो छोटा सा दरवाजा है, जिसको टाटा बॉक्स बोलते हैं, वो दरवाजा है किसके लिए? सिग्मा के लिए। तो सिग्मा अपने साथ छुपा के किसको लेके चलाता है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के। नहीं, बस सिग्मा का काम यही खत्म। सिग्मा ने इसको यहाँ पहुँचाया, उसके बाद सिग्मा को लात मार के बाहर। तुम्हारा काम खत्म, अब हमारा काम शुरू है यहाँ पे, ठीक। तो ये हो जाएगा तुम्हारा प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो इसका रिजल्टेंट जो निकलेगा वो यहाँ से आरएनए निकल गया।
हाँ, अब यहाँ पे ATGC है ना, तो A की जगह पे क्या होगा यहाँ पे, अब सोचो तुम, A की जगह क्या होगा, हाँ बिल्कुल सही, U होगा यहाँ पे, फिर T है तो A, बहुत बढ़िया, फिर C, G, U, A, A है ना, U, हाँ T तो होगा ही ना भाई, RNA है तो T कहाँ होगा, ये तो डिफरेंशिएशन है उनके बीच में कि यहाँ पे यूरासिल पाया जाता है और DNA में थायामीन पाया जाता है। ये नीचे जरूरी, मैंने बोला ये डिपेंड करेगा कि जीन कैसा है, ये मान लो जीन 1 था यहाँ पे ऊपर हो रहा है, कहीं पे नीचे वाले में होगा, बस यही देखना होगा कि जो प्रमोटर है वो 3 साइड में, मान लो प्रमोटर इधर लगा हो, ऐसे हो, नहीं होता है ना ऐसा, अब हो सकता था पर नेचर ने ऐसा नहीं बनाया, ये हम लोग ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि हम लोग अपने से बना रहे हैं, नेचर जो बनाए वही पढ़ रहे हैं। नीचे वाली चेन बेकार होती है। अब देखो समझने वाली क्या चीज़ है, पहली समझने वाली चीज़ है, ये हम लोग जो पढ़ रहे थे ना, पहला ये ध्यान देना कि ये सिंपल इतना है पर हम लोग के बॉडी में इतना सिंपल नहीं है। ये हम लोग पढ़ रहे थे प्रोकैरियोटिक का, हाँ प्रोकैरियोटिक का पढ़ रहे थे, बैक्टीरिया वगैरह के अंदर देख रहे थे। कल अपन पढ़ेंगे यूकैरियोटिक के अंदर, अभी प्रोकैरियोटिक पे थोड़ा अभी बता रहे हैं भैया, अभी टाइम लगेगा इसमें, तो ना कहाँ जाना है कि बताओ, तो अभी हम लोग ये निकल गया ना ऐसे, साथ में इसको लेके गया और ये निकल के बाहर आ गया, ये वाला, हाँ ये पोर्शन, यही तो RNA बना दिया, mRNA तुम्हारा बन गया। ये DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज को भी निकालेगा, साथ में mRNA को भी लेके ये बाहर निकल आएगा, ठीक। अब यही mRNA चल के आगे फ्यूचर में क्या बनाएगा, तुम्हारा प्रोटीन बनाएगा। एक साइड में DNA नया बनता रहेगा और DNA से RNA बनता रहेगा। नहीं DNA, ये तो तुम्हारे सिर्फ प्रोकैरियोटिक में, हम आ रहे हैं उस चीज़ पे, जाओ जाओ। कितना टाइम हो गया तुम लोग को लेट हो रहा है, अभी तो आधा घंटा बचा है। सर 4:30 बजे छुट्टी कर दो सर। 4:30 बजे मैं 1 घंटा पढ़ाऊँ ना, आप 1.5 घंटे पढ़ाएंगे, आप पहले आ जाओ। मैं तो आया था आज, पहले 15 मिनट से बैठा हुआ था बाहर। देव सर को हम 1:30 बजे बुला लेंगे। हाँ तो बात कर लो उनसे, कोई दिक्कत नहीं, मैं आ जाऊँगा, लेकिन मुझे इन्फॉर्म कर देना, आज मैं 15 मिनट बाहर बैठा था तुम लोग के चक्कर में बस। हाँ हमें देखा सर, बैठे और क्या सर पढ़ा रहे, हाँ बात कर लो सर से, बाकी कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो ठीक है, 1 नहीं 1:40 अगर है तो ठीक है, 1:30 बजे 1:40 सही है, 1 बजे ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। 1:30 बजे से हाँ 4:30 बजे छुट्टी हो जाएगी। हाँ तो 1:30 बजे कर दो, 1:30 बजे सही है, बात कर लो सर से। अब देखो क्या कहानी क्या है, हम लोग अभी प्रोकैरियोट्स का ट्रांसक्रिप्शन देख रहे थे, जो अभी देखे हम लोग प्रोसेस, वो प्रोकैरियोट का ट्रांसक्रिप्शन देख रहे थे। अभी यूकैरियोट मतलब हम लोग किस में आते हैं, यूकैरियोट में आते हैं, तो उनका थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी होता है, ज़्यादा नहीं होता है। पर ये देखो प्रोकैरियोट का देख रहे थे, तो प्रोकैरियोट में पहला कंडीशन, इनके में तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस होता है, नहीं होता है, ठीक। तो क्या मैं बोल रहा हूँ, न्यूक्लियस होता है क्या इसमें प्रोकैरियोटिक में, हाँ आभासी होता है, फाल्स न्यूक्लियस होता है उसको, हाँ इसलिए उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, मतलब बेसिकली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। मान लो ये सेल है, अगर तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर पाया जा रहा है और ये न्यूक्लियस इसके अंदर ये सब है, तो ये कैसा यूकैरियोटिक हो गया। अगर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोकैरियोटिक। तो इसका मतलब कि ये जो DNA है वो क्या है, फैला हुआ है, ठीक, फैला हुआ है। तो पहला कंडीशन ये हमको पता चल गया कि जहाँ पे रेप्लिकेशन हो रहा है, DNA रेप्लिकेशन जहाँ पे हो रहा है,
वहीं पर क्या हो गया? सर ये चौक फेंक रहा है बार-बार। नहीं, ये काम नहीं, बदमाशी नहीं, बिल्कुल नहीं। लकी फिर तुमको मैं भगा दूंगा। चौक है नहीं, वैसे देख रहे हो कमी पड़ी हुई है। ठीक है, ले आना, लेकिन मारना नहीं किसी को। चौक का यूज़ क्या होता है? देखो, हर चीज़ का सही उपयोग करना चाहिए। तो ठीक है, तो न्यूक्लियर का उपयोग किस लिए करना चाहिए? एनर्जी बनाने के लिए, बम फोड़ने के लिए नहीं। तो चौक क्या लिखने के लिए यूज़ करना चाहिए, मारने के लिए नहीं। ठीक ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन वहीं पर होता है जहाँ पे आरएनए ट्रांसक्रिप्शन होता है। आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है। ठीक, पहले मतलब कि यहाँ पे अगर हम लोग यूकैरियोटिक देखें तो यूकैरियोटिक में क्या होगा कि कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है, मतलब अलग अलग कंपार्टमेंट में चीज़ें होती हैं। पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों के दोनों कैसे होंगे? डीएनए रेप्लिकेशन वहाँ हो रहा है, वहीं पे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, और वो दोनों कैसे हो रहे हैं? एक साथ हो रहे हैं, एक साथ होते हैं। मतलब यहाँ पे रेप्लिकेशन हो रहा है, जस्ट रेप्लिकेशन होकर जो नया वाला डीएनए निकला उसी में तुम्हारा ये प्रोसेस चल रहा है ट्रांसक्रिप्शन का। ठीक, और वहीं पे फिर तुम्हारा ट्रांसलेशन का प्रोसेस चल रहा है। प्रोसेस साथ में चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस है नहीं, तो यहाँ पे क्या रहा है, यहाँ पे इसका बन रहा होगा इसका रेप्लिकेशन। ये नया बना तो ज़्यादा बाहर कर दे रहे हैं, तो यहीं पे तुम्हारा इसका आरएनए बन गया, और आरएनए से फिर प्रोटीन बन गई। तो सारी प्रोसेस यहीं पे चल रही है, कोई अलग अलग कंपार्टमेंट नहीं है। सारा प्रोसेस क्या हो रहा है? एक ही कंपार्टमेंट में हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस सही नहीं है। जो न्यूक्लियस है वो कैसा आभासी, यानी क्या बोल सकते हैं, फाल्स न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोइड जिसको बोलते हैं, वर्ड न्यूक्लियोइड है। क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? एब्सेंट होता है। केंद्रक झिल्ली जिसको बोलते हैं हिंदी में, केंद्रक झिल्ली यहाँ पे नहीं पाई जाती। किसी केस में? प्रोकैरियोट्स के केस में। ठीक, तो यहाँ पे हमको ये चीज़ क्लियर हुआ ना। दूसरी चीज़ होती है पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन पाया जाता है यहाँ पे, पॉलीसिस्ट्रॉनिक। पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन पाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये कोई डीएनए है, ऐसे लाइन से तुम्हारे जीन अरेंज है एक सीक्वेंस में। ठीक है, प्रोकैरियोटिक केस में लाइन से जीन क्या है? एक सीक्वेंस में। ये वाला पोर्शन है जो इसको हम लोग बोलते हैं सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन हिंदी में क्या बोलते हैं? थोड़ा किताब में देख के बता देना। यहाँ पे होगा, संपार बोलते हैं। अच्छा, हिंदी में सिस्ट्रॉन दिया है। कहाँ है? संपार। अच्छा, समापक नहीं है भैया, संपार अलग है, समापक अलग है। ठीक है, तो सिस्ट्रॉन है और लाइन से सिस्ट्रॉन लगे हुए हैं। प्रोकैरियोट में जो सिस्ट्रॉन होते हैं लाइन से अरेंज होते हैं, तो इसलिए हम लोग इनको बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक। ठीक है, तो इनका कैसा है? पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन है। समझ में आया कि नहीं आया? जो इनके जीन होते हैं कैसे होते हैं? पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं। मतलब बेसिकली ये क्या है? ये एक प्रोटीन को कोड कर रहा है, ये अगले प्रोटीन को कोड कर रहा है, और सारे प्रोटीन मिलकर एक पर्टिकुलर जीन में फंक्शन कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक है। नहीं समझ में आया? फिर से समझाते हैं। देखो, हमारे यहाँ क्या होता है, हम लोग के जीन के अंदर क्या होता है कि हर एक्टिविटी के लिए अलग अलग जीन प्रेजेंट होती है। मतलब कि कोई लंबा है तो उसके लिए अलग जीन है। ठीक है, किसी की नाक छोटी है उसके लिए अलग जीन है, किसी का और कुछ भी बाल भूरे कलर का है तो उसके लिए अलग जीन है। ठीक, और हर एक पर्टिकुलर जीन में क्या है कि पूरा पर्टिकुलर जीन एक आरएनए बना रहा है, और उस आरएनए से एक पर्टिकुलर प्रोटीन बन रही है, और वो प्रोटीन हमारे कैरेक्टर को शो कर रहा है। ये यूकैरियोटिक के केस में। प्रोकैरियोट में क्या होता है कि जीन ढेर सारे, एक जीन है, एक जीन में कई प्रोटीन है, और सारे प्रोटीन मिलके किसी एक कैरेक्टर को बना रहे हैं। तो ये क्या हुआ? पॉलीसिस्ट्रॉनिक हुआ। मतलब हमारे वाले केस में क्या हो रहा था? सिंपल कि ये पोर्शन है पूरा, ये पूरा जीन हो गया। ठीक है, पूरा जीन हो गया, और इस जीन से बेसिकली तुम्हारा आरएनए बना, एमआरएनए बना,
और इससे क्या बन गया तुम्हारा प्रोटीन बन गया और यही कैरेक्टर वो कर दिया। यहाँ का केस अलग है, यहाँ पे एक कोई प्रोटीन बना, मान लो प्रोटीन 1, यहाँ से बना प्रोटीन 2 और ये सारे प्रोटीन मिला के किसी एक कैरेक्टर को प्रतिपादित करेंगे। तो ये इसलिए ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीसिस्टोनिक जीन। ये पॉलीसिस्टोनिक जीन कहाँ पाई जाएगी, तुम्हारे प्रोकैरियोट्स में पाई जाएगी, बैक्टीरिया वगैरह में पाई जाएगी, माइकोप्लाज्मा में पाई जाएगी। आरएनए बनता है, इसमें भी आरएनए कैसे नहीं बना, बिना आरएनए कुछ नहीं बनेगा। पहले आरएनए बनेगा छोटा सा, मतलब मैं कह रहा हूँ एक कैरेक्टर के लिए, सारे एक कैरेक्टर के लिए प्रोसेस तो वही होगा, बिना आरएनए बने थोड़ी ना बन जाएगा। इतना समझ में आ गया सबको? कोई यहाँ तक कोई डाउट हो तो हम लोग कोई डाउट नहीं हो तो यूकैरियोटिक का पढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं है? हाँ, पॉली वाला। अरे देखो सिस्ट्रॉन क्या होता है, सबसे पहले सिस्ट्रॉन एक यूनिट हो गया जिसमें तुम्हारे प्रोमोटर हो गया, स्ट्रक्चरल जीन हो गया और टर्मिनेटर जीन हो गया, उसको पूरे को एक सिस्ट्रॉन बोल दिए, वो एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाया। ऐसे ढेर सारे सिस्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो हम बोल दिए ना बहु, बोल दिए ना एक के लिए सिंगल बोले सिस्ट्रॉन, और पॉली का मतलब बहु हो गया, मतलब ढेर सारे, तो ढेर सारे एक साथ प्रेजेंट है, उनको पॉलीसिस्ट्रॉन बोल दिए। सारे एक एक प्रोटीन बना रहे हैं और सारे प्रोटीन मिल के एक कैरेक्टर को शो कर रहे हैं तो उसको पॉलीसिस्ट्रॉनिक बोल दिए। क्या चीज? अरे अभी तो मिला, बताया तो चेक करके कल परसों में दे देंगे, बांट दें। अरे नहीं, अपने नहीं, वैसे चेक करवा दो जैसे आपने उस टाइम करवाए थे। नहीं तो उस टाइम हम अपने लेवल पे टेस्ट ले रहे थे ना, ये इंस्टीट्यूशन की तरफ से टेस्ट है। अभी कोई थोड़ा बहुत इधर उधर किया तो फिर मेरे ऊपर उंगली उठने लगेगी ना, तो मैं आराम से दे दूंगा। कल छुट्टी है, कल आराम से कर देंगे, परसों ले जाना। नहीं अब कोई देखो, वो मेरे तरफ से टेस्ट था तो कोई दिक्कत नहीं थी, चलो कोई 2 नंबर बढ़ा लिया घटा लिया मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसमें करेगा तो अभी कोई उंगली कर देगी कि भैया आप ऐसे कर रहे हो, सिस्टम को गलत कर रहे हो, तो उस चीज़ से बच के रहना चाहिए। अच्छा चलो तुम लोग ये बताओ, सबके पास एनसीईआरटी है ना? सबके पास नहीं है? कल लेके आना दिखाना, तुम, मुझे शक है तुम्हारे ऊपर। नहीं रखा होगा ये लड़का। कॉलेज से मिलती नहीं, खरीदनी पड़ती है। जो भी होगा यार, 6th क्लास तक बढ़ती है। ठीक है, तो सबके पास एनसीईआरटी है ना? दोनों 11th की और 12th की। तो ये कैसे पढ़ो जो पढ़ा रहे हैं? तो अभी से तैयारी करो, सीरियसली पढ़ेगा तो पहले अटेम्प्ट में निकल जाएगा। पहले अटेम्प्ट में तुम करोगे सीरियसली, अगर अभी से थोड़ा थोड़ा भी करोगे ना तो लास्ट में खींच दोगे, हो जाएगा। अभी से तुम मजाक में लेके चलोगे तो देखो ये लोग 1 साल पीछे चल रहे हैं अपने जीवन के, उसमें झूठ थोड़ी ना। जो 12th पास कर गया है, अच्छा 12th 2 साल हो गया नहीं, 12th पास किए हैं वो अपना 1 साल बर्बाद कर रहे हैं ना बेसिकली। 12th के बाद अगर देखो, जो टॉपर्स होते हैं हमेशा, रैंक होल्डर्स होते हैं हमेशा वही होते हैं, फाउंडेशन वाले, 11th 12th वाले। कभी हाँ क्या जो, हाँ तो 12th का ही है। ये 12th निकालने के चक्कर में यार नीट की बात चल रही है, 12th निकालने के चक्कर में 12th तो निकल जाएगा अगर, हाँ ठीक। दूसरी चीज मैं बायो की बता रहा हूँ मैं बेसिकली, और दूसरे सब्जेक्ट की नहीं बता रहा हूँ। ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, किसी की भी आती है, अरिहंत की ले लो, मतलब ठीक है, अरिहंत की ले लो, दिशा की ले लो, दोनों सही होता है। और बाकी तीसरा तुम्हारे पास फिंगर टिप्स हो,
फिंगर टिप्स के जो क्वेश्चन वाले आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला बुक आता है, वो ले लेना। देखो ये 3 किताब सबके पास होनी चाहिए, तैयारी कर रहे हो अगर तो। थ्योरी के चक्कर में मत पढ़ो, बस क्वेश्चन उसके सॉल्व करो। थ्योरी नहीं पढ़ना, थ्योरी सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ना है। देखो ये 3 किताब सबके पास होनी चाहिए। अगर ऐसा कोई लड़का है, वो ईमानदारी से बताना, कोई ऐसा लड़का है जो नहीं खरीद पा रहा है, इसके पास पैसे की दिक्कत है, तो वो हमसे बाहर अलग से मिल लेगा, उसका जुगाड़ हम करा देंगे। लेकिन ईमानदारी से, जो ऐसा नहीं है कि है मेरे पास, नहीं मेरे पास नहीं है, सर सेकंड हैंड है सर। लाइब्रेरी में कहा था उसको, सिस्टम ऐसे ही चलता है, तुम उसका टेंशन मत लो। लेकिन अगर किसी के पास सच में नहीं है, पैसा नहीं है, एकदम वो दिक्कत है, ईमानदारी से कोई वो नहीं है, तो वो मुझसे आके अकेले मिले, मैं उसके लिए किताब की व्यवस्था कर दूंगा। अरे दुकान पे मिलती है किताबें, मेरे पास क्या है, तुम्हें उसकी टेंशन नहीं लेना है। जिसके पास नहीं हो और वो सही में नहीं खरीद पा रहा हो, तो वो आके बोले तो उसको किताब मिल जाएगी, उसकी समस्या नहीं है। लेकिन ये तीनों किताब तुम लोग कोशिश करो कि खरीद लो, जो खरीद सकता है, एटलीस्ट जो खरीद सकता है वो खरीद लो। अरे ऐसे तो ऐसा नहीं है, उसके फिंगर टिप्स के एक प्रीवियस ईयर का अलग आता है और एक आता है एनसीईआरटी बेस्ड, जिसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, वो एनसीईआरटी के लाइंस के क्वेश्चन बनाता है। हाँ ओल्ड पेपर तो आती है लगभग, तुम ये ले लेना, ज़्यादा नहीं 12 साल तक का ले लेना। हाँ तो जो भी है, मतलब मिनिमम 12 साल का होना चाहिए, क्योंकि 2010 में ना, 2010 में एनसीईआरटी के सिलेबस चेंज हुआ था। तो उससे पहले जो 2010 से पहले जो एनसीईआरटी चलती थी, वो बड़ी भारी भरकम वाली थी। तो हाँ, तो वो अलग था, उसमें क्वेश्चन टफ आते थे पहले, जो नीट होता था 2010 से पहले वाला। 2010, 11, 12 तक भी फिर भी टफ आते थे। 12 के बाद से पेपर बहुत आसान आने लगा है, बायो का स्पेसिफिकली, बाकी बायो हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री का भी आसान आने लगा है। पहले पेपर बहुत टफ आता था नीट का, AIPMT जब होता था, लेंदी आता है पर वो ईजी होता है अगर तुम प्रैक्टिस किए रहो ना। इसीलिए कह रहे हैं प्रैक्टिस कितना ज़रूरी है। अगर तुम लोग अभी पढ़ रहे हो, सर कल तो सर फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स में छत्रपाल कहाँ है, छत्रपाल नहीं आया है। बाकी तुम लोग तुम्हारे कितने क्वेश्चन सही हैं? 11 क्वेश्चन सुने, हाईएस्ट सही है। नहीं छत्रपाल के, बस छत्रपाल के ही सही है, बाकी तुम लोग क्या कर रहे हो? मैंने सर जब तक बायोकेमिस्ट्री करी तब तक टाइम खत्म हो गया फिजिक्स में। वही बात है ना, इससे ये क्लियरली पता चल रहा है कि तुम लोग की प्रैक्टिस नहीं हो रही। संदीप तुम्हारा कितना आया? हाँ 4 सही है बस। कितने अटेम्प्ट किया था? 15। प्रैक्टिस करो, बहुत ज़रूरत है, अभी बहुत पीछे चल रहे हो, कंपटीशन में है ही नहीं हो। सोनू कहाँ है? सोनू कितने हैं तुम्हारे? 3। कितने अटेम्प्ट किए थे? टाइम कम पड़ गया था तुम्हें भी? हाँ बायो तो आसान था। अब वो बस अगर प्रिंटिंग दिक्कत थी तो चलो उसको अगले बार से समस्या खत्म हो जाएगी, मगर अगर पेपर तो नहीं कठिन था, पेपर तो सिंपल था, 1 लाइनर क्वेश्चन थे, एनसीईआरटी बेस्ड पूरा पेपर था। पता चलेगा सरल था आसान था, परसों पता चलेगा किसका किसका सरल है। तुम पेपर दिए थे? 17 लोग दिए, कौन नहीं दिया इसमें से ये बताओ? अर्शी नहीं दी थी, तुम क्यों नहीं आए थे? कोई पेपर क्यों नहीं दिए थे? हाँ तो तुम 2 लोग और कोई है ऐसा जो नहीं दिया था? तुम भी नहीं दिए थे? पता ही नहीं था? तो तुम लोग तैयार रहना, किसी दिन पेपर हो जाएगा। माइक्रोट्यूब्स? माइक्रोट्यूब्यूल्स। हाँ माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या हुआ? अच्छा मैं कहा क्या हो गया माइक्रोट्यूब्यूल्स का? पर इतना आसान क्वेश्चन सेल पढ़े हो? सेल एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी बार था क्वेश्चन। अच्छा तुम ही लोग बताओ जो पढ़े हैं, एनसीईआरटी बार क्वेश्चन था एक भी बायो में? कौन सा क्वेश्चन बार था यार? एनसीईआरटी बार नहीं था, जो था एनसीईआरटी का। मैं खोज के दिखाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी। एनसीईआरटी के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। डायरेक्ट एनसीईआरटी में नहीं दिया होगा, कंसेप्ट रहा होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि नहीं हो। मैं क्वेश्चन तुम्हें सोल्यूशन भेज दूंगा। सॉल्यूशन भेज देना। हाँ सर मैं सोल्यूशन भेज दूंगा, सोल्यूशन ही नहीं समझ में आता। 50 हो गया। क्या 50 हो गया? 450। घर जाना है तुम्हें? जाओ, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं ऐसे समझा रहा हूँ, जाना तो जा सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसीलिए तुम्हें नया टॉपिक नहीं स्टार्ट करो, थोड़ा टाइम लगेगा। सर तब तक नहीं समझा दो। हाँ तो
ये सबके पास ये तो मैक्सिमम लोगों के पास होगी किताबें तीनों। एटलीस्ट अगर नहीं है तो ये दोनों तो रखो कम से कम, ये और ये एटलीस्ट ये 2 किताबें तो होनी चाहिए, मस्ट हैं। ये भी ये है तो बहुत अच्छी बात है। ओल्ड ईयर तो देखो सबसे ज़रूरी है, ओल्ड ईयर मैंडेटरी है, तुमको ओल्ड ईयर लेना है और ओल्ड ईयर जैसे टॉपिक खत्म हो उसको सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर ही लो, पहले प्रीवियस ईयर लगा दो, तभी तो क्या होता है, क्यों प्रीवियस लगाने बोला जाता है कि तुमको पता चलेगा कि क्वेश्चन आने का पैटर्न क्या है। तुम एनसीईआरटी एक बार पढ़े, क्वेश्चन लगाओ, फिर तुम क्वेश्चन देखोगे कि अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पूछा, जब दोबारा एनसीईआरटी पढ़ोगे तो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन रहेगा, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बना था तो अगली बार कहाँ से बन सकता है, इस चीज़ धीरे धीरे तुम्हारे अंदर डेवलप करेगा। वो एक बार नहीं, कम से कम 3 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना, कम से कम मिनिमम बनाना 3 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म करें। एक बार में कुछ नहीं होता, एक बार में समझ ही नहीं आएगा। अरे भाई जो टॉपिक खत्म हो रहा है वो टॉपिक वाइज दिया रहता है ना, इसीलिए तो बता रहे हैं। जैसे मैं नहीं टॉपिक वाइज आता है किताब, ये दिशा और अरिहंत दोनों का आता है। अरिहंत में सिर्फ वैसा ही है, मतलब पूरा पेपर नहीं अरिहंत का आता है, बायो का खाली लोगे अगर सिर्फ अरिहंत का जाओगे बोलोगे बायोलॉजी का, तो उसमें पेपर तुम्हारा टॉपिक वाइज अलग अलग रहेगा। मिल जाएगा, तुम जाके देखना, टॉपिक वाइज बोलना उससे कि टॉपिक वाइज वाला चाहिए। हिंदी में शायद अरिहंत का आता है, इंग्लिश में दिशा का आता है। इंग्लिश वाले तो दिशा का लेंगे, वो बढ़िया है, उसमें गलती कम है। वो किताब कोई भी गलती तो रहेगी पर दिशा में गलती कम है। दिशा पब्लिकेशन आता है, दिशा पब्लिकेशन का, तो उसकी ओल्ड ईयर की कौन सी? इंग्लिश में दिशा लेना तुम लोग और हिंदी में अरिहंत। टॉपिक वाइज लेना, क्लियर करना कि सर टॉपिक, मतलब उससे दुकानदार से बोलना टॉपिक वाइज दो। ऐसा नहीं कि सारा पेपर इकट्ठे 2012 का इकट्ठा दे दिया 2000। टॉपिक वाइज मतलब चैप्टर वाइज बोलना पड़ेगा, दोनों आती है, एक ईयरली आती है, एक आ जाता है मतलब ईयर 2012 का पेपर इकट्ठे दे दिया, एक जगह 2013 का दे दिया, ऐसे वाला नहीं चाहिए हमको, टॉपिक वाइज चाहिए। हाँ, तभी तो हम जैसे मान लो यहाँ पे जेनेटिक्स पढ़े तो वहाँ पे जाके जेनेटिक्स सॉल्व करेंगे। जैसे हमने क्लास में पढ़ा जेनेटिक्स, क्लास में पढ़ने के बाद एनसीईआरटी पढ़े, एनसीईआरटी के बाद अब अगला काम क्या करना है, पेपर सॉल्व करना है। पीवाईक्यू सॉल्व करना मैंडेटरी है। पीवाईक्यू सॉल्व किए, जो नहीं आया वो हम आके सर से पूछेंगे, फिजिक्स वाले सर, केमिस्ट्री वाले सर, हमसे जो भी है तुम लोग पूछो, प्रैक्टिस करो। देखो 11 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन अगर फिजिक्स में सही हो रहा है मतलब सिलेक्शन कहीं दिख नहीं रहा है, पूरा कोहरा है, उसमें कोई दुराई नहीं। मतलब जो टॉपर के 11 क्वेश्चन सही हैं, बाकी तुम समझ सकते हो कि बाकी लोग की क्या स्थिति है। कितना सही आकाश, शर्माने से नहीं काम चलेगा। कितने क्वेश्चन सही है बताओ? मतलब छत्रपाल ही टॉपर है, किताब वो ले गया, देखो कंपटीशन नहीं था, एक किताब उसको मिल गई। थोड़ी सी मेहनत की हो तो एक किताब मिल जाती। बायो के टॉपर को कौन सी किताब दी जाए ये बता दो, ये बंद कर दो वीडियो। सर हमसे पूछ रहे थे